तो दोस्तों फिर से कुछ नए सवालों के साथ क्यूएनए का एक और एपिसोड आ चुका है, जहां आज हम मार्वल की पूरी तरीके से आरडेटेड होने के बारे में, हल्के हमेशा थर्ड पर्सन में बात करने के रीजन के बारे में, एन एब्सोल्यूट पॉइंट या कैनन इवेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल सचिन ने पूछा है कि एमसीयू में वांडा का फ्यूचर क्या है। तो इसका जवाब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही हमें देता है। मूवी के एंड में क्लियर नहीं हुआ कि वांडा के साथ आखिर हुआ क्या। इसका मतलब जितना चांसेस उसके मरने की है उतना ही चांसेस है उसके जिंदा रहने की। एंड अब तो मल्टीवर्स भी खुल चुका है, तो ऐसे में वांडा की कोई वेरिएंट को दिखाया जा सकता है जो एमसीयू में एक्स-मेन सागा को स्टार्ट कर सके। वांडा एंड बाकी कैरेक्टर्स के फ्यूचर पे भी एक वीडियो में डिस्कस किया है मैंने, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। दूसरा सवाल वुल्वरीन से रिलेटेड है कि लोगन अपने मेटल क्लॉज को कैसे रीजनरेट करता है जबकि वो एडमेंटियम से बना है। तो भाई आपको शायद ये क्लॉज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। लोगन के बॉडी पे म्यूटेशन फैक्टर एक्टिव होने से क्लॉज बाहर आते थे, जिसे बाद में रिप्लेस किया गया एडमेंटियम से, जिसका मतलब लोगन के क्लॉज कभी भी रीजनरेट नहीं होते। लोगन अपने विल से उसे बाहर ला सकता है। इसके बाद मार्वल के आरडेटेड होने से एक सवाल पूछा गया है कि क्या मार्वल के मूवीज फ्यूचर में आरडेटेड हो सकते हैं। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा बिजनेस समझना होगा। मार्वल अब डिज्नी के अंदर आता है एंड डिज्नी का कोई भी प्रोजेक्ट आरडेटेड नहीं होता, तो ऐसे में मार्वल कभी भी फ्यूचर में हार्डकोर तरीके से आरडेटेड प्रोजेक्ट्स को बना नहीं सकता है, पर अपने रेटिंग को जरूर पुश कर सकता है, जिसके बाद मल्टीवर्स जैसे एक्शन सीन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। पर डेडपूल एंड ब्लेड वो सब कैरेक्टर्स है जिन्हें हमेशा आरडेटेड ही रखना पड़ता है, तो कुछ मूवीज आरडेटेड होंगी लेकिन सभी नहीं। इसके बाद चौथा सवाल पूछा गया है कि कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे जाते हैं लेकिन कोई भी टाइम ब्रांच नहीं बनता, और ऊपर से हम ओल्ड कैप को एंड गेम के टाइमलाइन में भी देखते हैं, तो ऐसे में ये चीजें काम कैसे करता है। तो देखो, कैप टाइम में पीछे जाकर उसी टाइम में पहुंचते हैं जिस दिन उनका प्लेन क्रैश हुआ था, तो इस हिसाब से एक ही टाइमलाइन में दो कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट करने लगते हैं, एक जो बर्फ में जमा हुआ था और एक जो पेगी के साथ था। 70 साल बाद बर्फ में से कैप्टन अमेरिका को निकाला गया एंड पेगी के साथ रहने वाला कैप्टन अमेरिका एज कर गया, जो कि हमें दिखा एवेंजर्स एंड गेम में। एंड टीवी इसलिए यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि कैप के टाइम ट्रेवल करने से कैंग का कोई दूसरा वेरिएंट एग्जिस्टेंस में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमिक में म्योनिर के अंदर एक एंटिटी मौजूद होता है, पर जब हेला ने हैमर को तोड़ा था तब उस एंटिटी का क्या हुआ। तो भाई आपके सवाल में ही जवाब है। कॉमिक में गॉड ऑफ टेम्पेस्ट नाम का एक सुपर पावरफुल बीइंग म्योनिर के अंदर होता है, पर एमसीयू में ये चीज हमें कभी बताया ही नहीं गया। अगर गॉड ऑफ टेम्पेस्ट एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता तो रैग्नारॉक में हमें ये दिखाया जाता। जब पूरे मूवी में ऐसा कुछ बताया नहीं गया तो म्योनिर के अंदर ऐसा कुछ रहने के चांसेस एकदम ना के बराबर है। देन क्रेज ने पूछा है कि हल्क हमेशा थर्ड पर्सन में बात क्यों करता है। तो इसका जवाब हल्क के ओरिजिन से जुड़ा है। कॉमिक में एंड इवन एमसीयू में भी हल्क पहले बात नहीं कर सकता था, पर वक्त बीतने के साथ साथ हल्क ने ऐसा सीखा। सकार पे ब्रूस 2 साल से हल्क बना हुआ था, जहाँ पर हल्क ने इस चीज को अच्छी तरीके से इम्प्रूव किया, पर हल्क को ग्रामेटिकल एरर समझ में नहीं आता है, इसलिए वो हमेशा थर्ड पर्सन में बात करता है। पर ब्रूस जब प्रोफेसर हल्क बन चुका था तब हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रोफेसर हल्क बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। अगला सवाल प्रीतेश ने पूछा है कि एमसीयू में मून नाइट का फ्यूचर क्या है। तो इसके काफी चांसेस है मून नाइट का सीजन 2 जरूर आएगा, पर ये देखना है कि वो ईयर कब होता है, कैंग डायनेस्टी से पहले या उसके बाद में। एमसीयू में रामाटूट का जर्नी एंड जैक लॉकली के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है, जिसे सीजन 2 में बहुत ही आसानी से दिखाया जा सकता है। पर अगर ऐसा ना भी हुआ, पर तभी भी मून नाइट हमें जरूर दिखेगा अर्थ के हीरोज के साथ टीम अप करते हुए कैंग के खिलाफ। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है कि एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन्स अब कहाँ है। तो अगर आपको याद हो तो एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को एटम्स में चेंज कर दिया था, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली वो क्वांटम रेल में चला गया होगा। एंड-मैन 3 में हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो इन्हीं स्टोन से रिसेंबल करते हैं, तो ऐसे में ये पॉसिबल है कि यही वो इन्फिनिटी स्टोन्स है। पर इन्फिनिटी स्टोन्स इतना छोटा होने से अब वो किसी काम के नहीं रहे, मतलब वो टीवी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद आज का आखिरी सवाल मोहम ने पूछा है कि व्हाट इफ में क्रिस्टिन की डेथ स्ट्रेंज के लिए एक एब्सोल्यूट पॉइंट होता है एंड अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में कैप्टन्स की डेथ स्पाइडरमैन के लिए कैनन इवेंट होता है। क्या ये डिफरेंस इन दोनों के अलग अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस करने की वजह से है? दरअसल इन मूवीज को अलग अलग कंपनीज बनाते हैं, लेकिन उन्हें सेम कॉन्सेप्ट ही दिखाना होता है। अब वो लोग सेम वर्ड को यूज तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक चेंज करना होता है। पर अगर आप मूवीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, पर उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है बस। तो दोस्तों ये था क्यूएनए का 7th एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। आपके पास क्या सवाल रह जाते हैं वो भी नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।